मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। और पिछली वाली क्लास में इस चैनल के माध्यम से जो पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था, क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर स्टार्ट किया था। क्वांटम यांत्रिकी में कृष्णिका वस्तु और कृष्णिका वस्तु से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा घनत्व का ऊर्जा वितरण ग्राफ हमने देखा था, किस तरह से ग्राफ आता है। और उस ग्राफ को चिरसम्मत सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी को यूज में लेते हुए विन और रेले ने समझाने का प्रयास किया। तो विन के द्वारा क्लासिकल सिद्धांत को प्रयोग में लेते हुए कृष्णिका वितरण ग्राफ को समझाया गया, जो कि कम तरंगदैर्घ्य पर असफल रहा। और सेकंड जो है वो रेले ने भी क्लासिकल थ्योरी को यूज में लिया और कृष्णिका वितरण वक्र का जो प्रायोगिक ग्राफ प्राप्त हुआ उसको समझाने का प्रयास किया, उसके लिए एक नियम प्रतिपादित किया। तो रेले और जीन्स का रेडिएशन लॉ, रेले जीन्स का विकिरण नियम। रेले जीन्स के विकिरण नियम को प्रतिपादित करने के लिए, निकालने के लिए रेले और जीन्स ने जो चिरसम्मत सिद्धांत को उपयोग में लिया, उसके लिए दो पोस्टुलेट्स माने, दो अभिधारणाएं मानी। पहली अभिधारणा तो क्या मानी? फर्स्ट अभिधारणा है कि जो कृष्णिका वस्तु है उस कृष्णिका वस्तु में जो स्थित परमाणविक दोलित्र हैं उसके द्वारा जो विकिरण तरंगे उत्सर्जित होती है वो एक घनाकार कोटर क्यूबिकल कैविटी में उत्पन्न अप्रगामी तरंगों के समान होती है। और यह अप्रगामी तरंगे एक निश्चित लैम्ब्डा की तरंगे उत्पन्न करता है। फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट अभिधारणा रेले ने यह मानी। सेकंड ये मानी कि दोलित्र की जो ऊर्जा है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान के ऊर्जा संविभाजन सिद्धांत द्वारा ज्ञात की जाती है। ये दो पोस्टुलेट्स को लेकर के लिए ऊर्जा वितरण के नियम का प्रतिपादन किया, यानी कि उस कैविटी में अप्रगामी तरंगे बनती हैं और उस अप्रगामी तरंगों की जो ऊर्जा है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान के ऊर्जा संविभाजन सिद्धांत के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले हम उसमें कोटर में बनने वाली जो अप्रगामी तरंग हैं उस अप्रगामी तरंग की कंपन विधाओं की संख्या की गणना करेंगे। रेले और जीन्स ने पहले ये गणना की कि स्टेशनरी जो वेव है उसमें नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्टेशनरी वेव कैलकुलेट किया। उसको कैलकुलेट करने के लिए अप्रगामी तरंग का समीकरण, जिसे कि जानते हैं y बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर a साइन के वेक्टर डॉट आर वेक्टर कॉस ओमेगा टी, जहाँ पर a है वो इस अप्रगामी तरंग का आयाम है, k है इसका संचरण नियतांक प्रोपगेशन कांस्टेंट और ओमेगा इसकी कोणीय आवृत्ति है, t जिस समय पर है, r जिस पोजीशन पर वो वेव है। तो k वेक्टर और r वेक्टर को यदि हम इसके घटकों के रूप में लिखें तो a साइन के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड कॉस ओमेगा टी, ये है अप्रगामी तरंग का समीकरण। अप्रगामी तरंग के समीकरण के लिए यहाँ पर एक क्यूबिकल कैविटी यानी घनीय जो कोटर है उसकी हम लंबाई मान लेते हैं। ए लंबाई का कोई क्यूबिकल कैविटी है, ए लंबाई का क्यूबिकल कैविटी है और इसमें बनने वाली जो अप्रगामी तरंगे हैं वो इसमें ग्राफ में दी हुई है। जिसे मान लेते हैं ए इसकी लंबाई है कैविटी की, और जो यहाँ पर प्रोपोगेशन कांस्टेंट है के एक्स के वाई के जेड, ये इस अप्रगामी तरंग में बराबर होते हैं एन एक्स पाई अपॉन ए, एन वाई पाई अपॉन ए, एन जेड पाई अपॉन ए, जहाँ पर एन एक्स एन वाई एन जेड जो हैं वो 1 2 3 एन पूर्णांक है और एक्स वाई जेड क्रमशः यहाँ पर एन एक्स एन वाई एन जेड एक्स वाई जेड दिशाओं में अर्ध तरंगदैर्घ्य है।
तो यहाँ पर a बराबर फर्स्ट अर्ध तरंगदैर्ध्य n बराबर 1 के लिए जो k का मान है, k बराबर होता है 2π/λ और k बराबर nx π/a, n की वैल्यू 1 के लिए n की वैल्यू 1 है, तब जो a है वो है λ/2, यानी आधी तरंगदैर्ध्य बन रही है a बराबर λ/2, यानी जो n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, तो फुल वेव बन रही है a बराबर लैम्डा, यानी इसकी कैविटी की जो लंबाई है वो तरंगदैर्ध्य के बराबर हो जाएगी। उसमें जो फर्स्ट वाली है वो आधी तरंगदैर्ध्य के बराबर हो जाएगी और तीसरे में है 3λ/2 के बराबर कैविटी हो जाएगी, इसमें ये तरंगदैर्ध्य इस तरह से वेव जनरेट होगी। और इस कैविटी के एंड पर, बाउंड्री पर नोड्स बन रहे हैं। नोड्स जहाँ पर कि विस्थापन का मान 0 होता है, नीचे वाले में विस्थापन का मान 0 है इसके बाउंड्रीज पर, और इसमें एंटी नोड्स इसके मिड में बन रहे हैं, सेकंड वाली जो वेव बन रही है वहाँ पर, और थर्ड में जो एंटी नोड्स है वो 3 जो एंटी नोड्स है वो 3 बन रहे हैं, नोड्स बन रहे हैं यहाँ पर 4। इस तरह से अप्रगामी तरंग उस कैविटी में संचरित मानी गई। अब k² बराबर kx², ky², kz², इसके तीनों घटकों के वर्ग के योग के बराबर। k² kx, ky, kz, तो nx², ny², nz² π²/a मान रख दिया kx, ky, kz का, तो nx² प्लस ny² प्लस nz² बराबर हो जाएगा k² a²/π², nx² प्लस ny² प्लस nz² बराबर, यहाँ पर k बराबर 2π/λ और लैम्डा को न्यू के टर्म्स में लिखे 2π/c, तो 4π/2 a² π² c², ये nx, ny, nz का एक सेट कंपन विधा को बताता है। तो 0 से न्यू आवृत्ति तक की संपूर्ण जो कंपन विधाएं हैं वो 2a/c त्रिज्या के गोले के 8वें भाग में स्थित बिंदुओं की संख्या के बराबर होगी, क्योंकि nx, ny, nz का केवल धनात्मक मान ही है। अतः इस 0 से न्यू आवृत्ति के बीच में कंपन विधाओं की जो संख्या है वो गोले के आयतन का 1/8वां भाग, तो 1/8 इंटू गोले का आयतन है वो 4π/3 इंटू रेडियस का क्यूब, त्रिज्या का क्यूब हो गया 1/8 इंटू 4π/3 इंटू 2a/c की पावर क्यूब 4πa³ न्यू क्यूब 3c³, 8 से 8 कैंसिल हो गया। यह आ गया है 0 से न्यू आवृत्ति के बीच में कंपन विधाओं की संख्या उस क्वार्टर के अंदर। अब यदि यह जो संख्या प्रति एकांक आयतन हम निकालना चाहें तो इसमें आयतन का डिवाइड कर देंगे, तो प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की जो संख्या है वो आ गई यहाँ पर 4π/c³ d²। प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंग जो कि उस क्वार्टर में जनरेट हुई है उसकी जो पोलराइजेशन स्टेट्स हैं, 2 ध्रुवण अवस्था होती है, एक अप और एक डाउन, इसलिए इस कंपन विधाओं की संख्या में 2 का गुणा हो जाएगा, एक अप में काउंट होगी, एक दूसरे में डाउन वाले में काउंट होगी। तो न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू आवृत्ति प्रास में कंपन विधाओं की जो संख्या है वो n डी न्यू 8π/c³ d²। और इस आवृत्ति को हम यदि तरंगदैर्ध्य के पदों में लिखना चाहें तो न्यू बराबर c/λ, तो न्यू का और लैम्डा का हम अवकलन करते हैं, तो डी न्यू जो परिवर्तित राशि है वो न्यू है और लैम्डा है, इसलिए डी न्यू बराबर -1/λ का -1/λ², तो -c/λ² d²। यहाँ पर डी न्यू का मान रख देते हैं, तो जो लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा प्रास में कंपन विधाओं की जो संख्या है वो आ जाती है n λ d 8πc³ न्यू का मान रखें तो c² इंटू डी न्यू का मान रखेंगे तो -c/λ² d, तो n d 8π/λ के पावर 4 d। यहाँ पर नेगेटिव को नेगलेक्ट किया गया है, क्योंकि जो कंपन विधाओं की संख्या है वो पॉजिटिव होगी, इसलिए
नेग्लेक्ट यहाँ से हटा दिया गया है। उक्त समीकरण जो हैं, ये समीकरण नंबर 1 वो लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा प्रास में जो कैविटी है, कोटर है, उस कोटर को T ताप पर रखने पर उसमें कंपन विधाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब ये संख्या आ गई। अब सेकंड वाला पोस्टुलेट जो अभिधारणा है वो यूज़ में ली, और उस अभिधारणा को यूज़ में लेते हुए इस रेले और जीन्स ने उन्होंने क्या निकाला कि कैविटी से उत्सर्जित ऊर्जा घनत्व का मान। और ये सेकंड पोस्टुलेट्स क्या है? सेकंड पोस्टुलेट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सिद्धांत को उपयोग में लेते हुए कि किसी कंपन विधा से संबंधित जो ऊर्जा, औसत ऊर्जा है, उसका मान kT होता है। ये ऊर्जा का संविभाजन सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक कंपन विधा की जो औसत ऊर्जा है वो kT के बराबर होती है। इसलिए लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा तरंग परास में प्रति एकांक आयतन ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व का जो मान है वो यू लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा बराबर कंपन विधाओं की संख्या इंटू औसत ऊर्जा। कंपन विधाओं की संख्या हम इसमें पहले निकाल चुके। एन लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इंटू औसत ऊर्जा है वो kT। एन लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा का मान रखा तो यू लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा 8 पाई डी लैम्ब्डा अपॉन लैम्ब्डा के पावर 4 kT, यू लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा 8 पाई kT अपॉन लैम्ब्डा के पावर 4 डी लैम्ब्डा। ये रेले जीन्स का विकिरण नियम कहलाता है। ये रेले जीन्स का विकिरण नियम कहलाता है। और इस रेले जीन्स के विकिरण नियम ये तरंगदैर्ध्य के पदों में है। आवृत्ति के पदों में निकालने के लिए लैम्ब्डा और आवृत्ति में जो संबंध है वो पता है। लैम्ब्डा बराबर होता है C अपॉन न्यू, तो डी लैम्ब्डा का मान यहाँ पर रख देंगे तो यू न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई kT न्यू 4 अपॉन C4 इंटू डी लैम्ब्डा का मान रखा माइनस C अपॉन न्यू स्क्वायर डी न्यू, तो यू न्यू डी न्यू बराबर हो जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर kT अपॉन C क्यूब। यू स्क्वायर से न्यू स्क्वायर 2 कैंसिल हो गए, एक C कैंसिल हो गया, डी न्यू आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कोटर है जिसको T ताप पर रखा गया है, उस कोटर से उत्सर्जित जो ऊर्जा घनत्व है वो उसकी आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होगा। ये रेले जीन्स के अनुसार है। यानी आवृत्ति का मान बढ़ने पर उससे ऊर्जा घनत्व, उत्सर्जित ऊर्जा घनत्व का मान भी बढ़ता जाएगा, जो कि प्रायोगिक जो ग्राफ आया था, प्रायोगिक ग्राफ कहता है कि न्यू बढ़ने पर आवृत्ति का मान, ऊर्जा घनत्व का मान बढ़ेगा, एक अधिकतम वैल्यू पर जाएगा और उसके बाद वापस घटने लग जाएगा। लेकिन इस समीकरण के अनुसार न्यू का मान बढ़ने पर ऊर्जा घनत्व का मान भी बढ़ता रहता है, जो कि गलत पाया गया, यानी जो कि प्रायोगिक रूप से सत्य नहीं पाया गया। तो यहाँ पर हम देखें कि रेले और जीन्स का जो प्रायोगिक ग्राफ है, वो प्रायोगिक ग्राफ ये कहता है कि आवृत्ति बढ़ने पर ऊर्जा घनत्व बढ़ता जाएगा, एक अधिकतम मान तक बढ़ता जाएगा, उसके बाद में वो डिक्रीज होता जाएगा। जबकि रेले और जीन्स ने कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के लिए जो क्लासिकल सिद्धांत यूज में लेकर के जो प्रतिपादित किया नियम, उसमें ये आ रहा है कि उच्च आवृत्ति या कम तरंगदैर्ध्य पराबैंगनी क्षेत्र में स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व का मान अत्यधिक प्राप्त होता है, जो कि प्रायोगिक ग्राफ से अलग है। अतः इस घटना को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी पराबैंगनी विपद कहते हैं। ये इस नियम की असफलता है। सॉरी, यहाँ पर सफलता लिखा, ये इस नियम की असफलता है कि रेले और जीन्स कृष्णिका वितरण के प्रायोगिक ग्राफ को समझाने के लिए जो चिरसम्मत सिद्धांत का उपयोग किया, उस उपयोग करने पर जो रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट में हाई वेवलेंथ पर तो यह हाई वेवलेंथ या लो फ्रिक्वेंसी पर तो यह नियम प्रायोगिक कर्व के समान ही है, लेकिन लो वेवलेंथ और हाई फ्रिक्वेंसी पर, उच्च आवृत्ति और कम तरंगदैर्ध्य पर यह कर्व, प्रायोगिक कर्व, कृष्णिका के प्रायोगिक कर्व के समान नहीं पाया गया, जो कि इस नियम की असफलता है। ओके, आज के लिए थैंक यू।